Hello students, today we are going to start our lecture number 2 in electromagnetic induction. In electromagnetic induction, first lecture of electromagnetic induction, we discussed what is magnetic flux and what Faraday's laws says. We got two laws from there, and also we understand what is Lenz's law. और हमने उस पर कुछ एग्जाम्पल भी देखे. हमने देखा कि किस तरीके से करंट इंड्यूस्ड होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स की सारी प्रॉपर्टी हमने देखी किससे रिप्रेजेंट होता है. और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हमको पता चला फैराडेज लॉ से, इंड्यूस्ड ईएमएफ हमको पता चला वो होता है चेंज इन फ्लक्स बाय टाइम. ये फॉर्मूला हमने यूज़ करा और इसको हम ई इंड्यूस्ड ऐसे भी कह सकते हैं एवरेज के लिए डेल्टा पाई बाय डेल्टा टी विच इज़ इक्वल्स टू ∅2 - ∅1 बाय T2 - T1. ये हमको कुछ लॉज मिले, फैराडेज लॉ ने हमें बताया था, और लेंज लॉ से हमें डायरेक्शन पता चली थी. आज इस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चंस करते हैं वन बाय वन. तो देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे समझने के लिए. जैसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं, इफ़ वी हैव अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म नहीं है, या कुछ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लेते हैं. मान लो यहाँ पर एक कोई मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पर हमने कोई एक लूप रखा. यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड हम मान लेते हैं B = B0T. मतलब मैग्नेटिक फील्ड टाइम पर डिपेंड कर रहा है. जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज़ होगा. मैग्नेटिक फील्ड इज़ चेंजिंग एंड वी नो इफ़ मैग्नेटिक फील्ड इज़ चेंजिंग, फ्लक्स इज़ ऑल्सो चेंजिंग, बिकॉज वी know the formula of flux is BA cos theta. If V is changing, then flux is also changing, and if flux is changing, then induced EMF will create, and if induced EMF अगर बनता है तो induced current भी मिलेगा. तो खैर यहाँ पर ये एक सर्कुलर लूप है, इसकी कुछ रेडियस हमने R मान लेते हैं, इसमें कुछ इसका लूप का रेजिस्टेंस R कंसिडर कर लेते हैं, और इस लूप में कुछ n नंबर ऑफ टर्न्स मान लेते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें कितना बनेगा और इंड्यूस्ड करंट इसमें कितना बनेगा, ये हमको पता करना है. तो सबसे पहली बात हमको जब ये फाइंड करना है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करते हैं. तो इन इंड्यूस्ड ईएमएफ वी नो द फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज d∅/dt, एंड द फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स इज d/dt ऑफ BA cos of theta. तो induced EMF we can get here d/dt of what is the magnetic field here. Here the magnetic field is B0T, B0 times of T, and the area of this circular loop, and we know the formula of circular loop is area of circular loop is pi r square. So we can write pi r square. This area due to only one loop, but we have number of turns n, so we can write number of turns से multiply कर देंगे तो हो जाएगा n pi r square. and cos of theta, तो cos of theta, अभी थीटा कितना आएगा, थीटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. एंड व्हाट इज़ थीटा, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर. सो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, और ये लूप ऐसे रखा हुआ है, और एरिया वेक्टर होता है इस लूप के परपेंडिकुलर. तो एरिया वेक्टर भी इधर है अंदर की तरफ, जैसे अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है और ये ऐसे अपने लूप रखा तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, मतलब यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा 0 d. तो यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के लिए ये कांस्टेंट टर्म है, जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम पहले बाहर ले सकते हैं, B0 n pi r square, and the value of cos 0 is 1. So finally we get d/dt of only t, and differentiation of t is 1. So induced EMF we get here B0 n pi r square. This is the induced EMF what we get. After finding induced EMF, if we have to find out induced current, अगर induced current find करना है तो we know the formula of induced current. करंट का फॉर्मूला क्या होता है, induced EMF by R, E by R होता है ना, V by R. तो induced EMF by R, and we have given that the resistance of R, resistance R of this circular loop. So we can say the B0 n pi R square by R.
This is our induced EMF and induced current. Okay, now let us take another example. Similarly, इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस अगर हम करते हैं तो हमें पूरा तरीके से इंड्यूस्ड ईएमएफ का प्रोसेस क्लियर हो जाता है. नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. हियर आल्सो वी हैव अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ओके, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है लेकिन चेंज हो रही है. अगेन वी टेक अ सर्कुलर लूप हियर, and this loop, the radius of this loop is small r, and here n is number of turns, also number of turns per unit length, and its radius is also r, radius of this circular loop. And the magnetic field here, which is we have given that B naught times T2 T square. We have to find out here induced EMF first, find induced EMF and then फाइंड इंड्यूस्ड करंट. हम इसमें फ्लक्स भी फाइंड कर सकते हैं, तो फ्लक्स भी हम इसमें फाइंड कर लेते हैं. पहले एक काम करते हैं. तो वी हैव टू फाइंड 3 क्वेश्चंस. वी हैव 3 क्वेश्चंस विच वी हैव टू फाइंड आउट. फर्स्ट इज फ्लक्स, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ, देन इंड्यूस्ड करंट. नाउ लेट अस टेक वन बाय वन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी वांट टू फाइंड आउट फ्लक्स, so what is flux? Flux is B A and cos of theta. This is flux. Now so we know that flux is B is B naught T square, and area is this circular loop, so area is pi r square. But this area due to only one loop, but we have number of turns per unit length n. तो वी कैन राइट पर यूनिट लेंथ के हिसाब से हम यहाँ पर लिख सकते हैं n पर यूनिट लेंथ. एंड द थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर. इन दिस केस ऑल्सो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है. मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और लूप ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे और लूप ऐसे है, तो उसका एरिया वेक्टर भी इनसाइड होगा. जैसे ये एरिया वेक्टर है, या मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे है, लूप ऐसे रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे और एरिया वेक्टर भी ऐसे, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री हो जाएगा. तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री. तो वी कैन राइट कॉस ऑफ 0. तो वी गेट phi equals to B naught T square n pi r square. This is the flux. But we have to find out induced EMF. For induced EMF, we know the formula of rate of change of flux. The rate of change of flux means d by dt of flux is B naught T square n pi r square. So we have to differentiate here. But B naught is a fixed constant term, and number of turns per unit length is also constant term, pi is also constant, and radius of this circular loop is also constant. So we can take out from this bracket. So B naught n pi r square, the remaining part will be d by dt of t square. Now after differentiation we get E induced is B naught n pi r square, and after differentiation we get 2t. So this is our induced EMF. Again we have to find out I induced current. So for induced current, I induced, we have formula of E by R, E induced by R. And what is E induced? E induced is B naught n pi r square 2 times of t by R. This is induced current. So this type of questions easily we can find out induced EMF and induced current. Okay, तो मुझे लगता है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा जो समझ में नहीं आ रहा होगा. नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. उसमें आपको और कुछ क्लैरिटी मिलेगी. सिमिलरली इफ़ वी टेक अनदर एग्जांपल, देखते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. देखिए जितने ज़्यादा हम क्वेश्चंस को करेंगे प्रैक्टिस के लिए, उतना ही ज़्यादा हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होता है. ओके, सो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. सिमिलरली अगेन इफ़ वी हैव अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एंड ये डिपेंड करता है टाइम पे.
और हमारे पास एक अगर लूप ले लेते हैं हम, सर्कुलर लूप, एंड उसकी जो रेडियस है मान लेते हैं आर है, एन वही है नंबर ऑफ टर्न्स ले लेते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ज़रूरी नहीं है लेना है, अगर लेना हो तो ले लो, नहीं तो हम वन लूप से भी हम कंसिडर कर सकते हैं। इस बार जो मैग्नेटिक फील्ड आपको दी है ना, वो दे रखी है बी नॉट ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई टाउ। अब यहाँ पर माइनस टर्म लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा -1/e, मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी कोई क्वेश्चन है कि फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट फ्लक्स, देन E इंड्यूस्ड एंड देन I इंड्यूस्ड। तो अगेन वी हैव टू डू सिमिलर थिंग्स लाइक वी डिड प्रीवियसली। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट फ्लक्स। द फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स इज BA cos of theta। तो फ्लक्स इज B we have V naught e raised power minus t by tau, and area of this circular loop which is equals to pi r square, and we have number of turns is n, and the theta is the angle between this magnetic field and area vector of this circular loop, which is again 0 degree. Theta equals to 0 degree, so we can write cos of 0. So flux we get B naught e raised power minus t by tau n pi r square. So this is our flux, magnetic flux. Now we have to calculate induced EMF. For induced EMF, we know the formula of rate of change of flux, d phi by dt, and the d by dt of flux is, we can write B naught minus t by tau n pi r square. We know if we want to differentiate any term, so first we can take out constant term from this bracket. So here we get E induced equals to B naught n pi r square d by dt of e raised power minus t by tau. So the induced EMF we get B naught n pi r square. इसको डिफ्रेंशिएशन करना हमको पता है, E के ऊपर जो भी पावर होता है, वेरिएबल होता है, उसको हम वही करते हैं e रेस्ट पावर x का, जैसे हमको पता है कि डिफ्रेंशिएशन हम करते हैं d बाई डी एक्स ऑफ e रेस्ट पावर x का। पहले तो होता है e रेस्ट पावर x का e रेस्ट पावर x, फिर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं x का, जो कि 1 हो जाता है। तो यहाँ पर हमको मिलेगा पहले e रेस्ट पावर माइनस टी बाई टाउ। अब इसका फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे t बाई टाउ का, तो t का हो जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा -1 बाई टाउ। तो दिस इज़ आवर इंड्यूस्ड EMF। And finally, if we have to find out I induced, so we can write E induced by R. So our answer will be B naught n pi r square e raised power minus t by tau minus 1 by tau into R. This is our induced current. Okay, so first you note this question, and then we try to solve another example. Okay, एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है और उसमें हमने एक एक्सटर्नल बैटरी लगा रखी है जिसका EMF है 20 वोल्ट, और ये यहाँ पर हमने ऐसा एक लूप बना रखा है। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो है 2 मीटर, इसकी जो लेंथ है वो है 3 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर कहीं पर एक्सटर्नल कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस हो रही है, जो कि हो रही है 0.5 टाइम t, है ना, मतलब टाइम पर डिपेंड कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड लगातार चेंज हो रही है और वो इनसाइड है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, किसी एक्सटर्नल रीज़न होगा, कोई मैग्नेट होगी जिसकी वजह से अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी, और हमने एक बैटरी भी लगा रखी और इसका कुछ वायर है, तो उस वायर का कुछ रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं कि कुछ 5 ओम होगा, 5 होगा, 6 होगा, कुछ भी मान लेते हैं। तो हमको फाइंड करना है, फाइंड E इंड्यूस्ड एंड I इंड्यूस्ड, ये हमको फाइंड करना है। तो E इंड्यूस्ड और I इंड्यूस्ड फाइंड करने के लिए हमको फॉर्मूला पता है। फॉर फाइंडिंग E इंड्यूस्ड वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला d phi by dt, एंड विच इज इक्वल्स टू d by dt ऑफ BA cos of theta। अब अगर लगातार यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड लगातार इंक्रीज़ हो रही है, और हमको ये बात पता है कि इफ़ मैग्नेटिक फील्ड इज़ इंक्रीजिंग देन फ्लक्स इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इंक्रीज़ हो गई, टाइम बढ़ता जाएगा तो
मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा। ये हमको किसने बताया था? फैराडे लॉज ने, फैराडे ने बताया था। और फ्लक्स अगर चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा तो इंड्यूस्ड करंट आएगा, इंड्यूस्ड करंट आएगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये हमको किसने बताया था? लेंज ने बताया था, लेंज लॉ से। कैसे डायरेक्शन निकालते हैं? तो ये जो इंड्यूस्ड करंट बना, ये क्या करता है? ये अपना जो कॉज है जिसने इसको बनाया उसको अपोज करता है। इस करंट को किसने बनाया? इस करंट को बनाने वाला है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, और वो बढ़ रहा है, तो ये चाहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड को कम करें। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ बढ़ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, क्रॉस लगाया ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर बढ़ रहा है, तो अपोज करने के लिए इसको बनाना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड बाहर। अब मैग्नेटिक फील्ड बाहर बनाने के लिए इसको जो निकालेंगे डायरेक्शन, तो थंब होना चाहिए बाहर, क्योंकि ये बताता है फ्लक्स को, मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो इसको राइट हैंड को अगर आप जब टर्न करेंगे तो ये करंट ऐसे 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 घूमेगा, ऐसे घूमेगा, मतलब यहाँ पर ऐसे करंट फ्लो होगा। ये करंट किसकी वजह से आ रहा है? ये करंट आ रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग की वजह से। और अगर करंट जिस डायरेक्शन में, तो हम यहाँ पर एक इमेजिनरी बैटरी को कंसिडर कर सकते हैं। तो ये सही में कोई बैटरी नहीं है, एक्चुअल बैटरी ये है। ये तो हमने भाई करंट यहाँ से इस डायरेक्शन में आ रहा है, यहाँ पर मान लो, यहाँ पर मान लो, इस तरीके से मान सकते। तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा वो हमको फाइंड करना है, और ये फॉर्मूला है इंड्यूस्ड ईएमएफ का। वी कैन यूज हियर B induced d by dt of B. The B is 0.5 times of t, and area of this rectangular loop. The area of rectangular loop is length into breadth. The length is 2 meter and breadth is 3 meter. So 3 into 2 into 3, and the angle between area vector and magnetic field is 0 degree, because magnetic field भी अंदर है, और ये जो रेक्टेंगुलर लूप है, ये रेक्टेंगुलर लूप है, इसका एरिया वेक्टर अंदर, ये रेक्टेंगुलर लूप का एरिया वेक्टर ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे। तो इधर एरिया का लूप भी अंदर, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर, तो cos थीटा 0। तो E इंड्यूस्ड कितना आया? E इंड्यूस्ड हमको मिलता है d by dt ऑफ, अब ये देखो 0.5 और ये 3 6, 6.5, ये तो हो गया 3 कॉन्स्टेंट बाहर, cos 0 की वैल्यू 1, बचता है यहाँ पर t, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो E इंड्यूस्ड हमको मिलता है 3 वोल्ट। मतलब यहाँ से आपको जो है ना, एक ये जो ईएमएफ जनरेट करेगा वो 3 वोल्ट का करेगा। हमको फाइंड करना है, ई इंड्यूस्ड हो गया ना, हमको फाइंड करना है ई नेट कितना होगा। तो व्हाट इज़ ई नेट, और यहाँ पर ई इंड्यूस्ड नहीं, आई नेट हम निकाल देंगे। तो ई नेट कितना आ जाएगा? ई नेट का मतलब होता है कि भाई यहाँ से ये दे रहा है 20, इस तरफ भेजेगा करंट, और ये भेजेगा इधर, तो चलेगी किसकी? जिसका ज़्यादा ईएमएफ होगा। यहाँ से 20 इधर भेजेगा, ये 3 भेजेगा, तो ये कितना अपोज कर सकता है? ये 3 वोल्ट तक अपोज कर सकता है। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं E1 माइनस E2 विच इज़ इक्वल्स टू 20 माइनस 3 एंड वोल्ट, तो ये आ जाएगा आपके पास में 17 वोल्ट। तो ई नेट कितना आया? 17 वोल्ट। तो इसमें से करंट जो फाइनली गुजरेगा, इंड्यूस करंट नहीं, फाइनल करंट जो गुजरेगा वो कितना गुजरेगा? आई नेट जो गुजरेगा वो गुजरेगा ई नेट बाय रेजिस्टेंस आर। ये फॉर्मूला होता है बेसिक फॉर्मूला, तो यहाँ पर आ जाएगा 17/5 एम्पियर। दिस इज़ द फॉर्मूला, दिस इज़ द क्वेश्चन, दिस इज़ द आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी ईजीली हम इसको समझ सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट यू नोट दिस एंड आफ्टर दैट वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, now we have another important relation between charge flown and change in flux. So relation between charge flown and change in flux delta phi. The relation between charge flown and change in flux is Q equals delta phi by R. So if we have to find out charge from change in flux, so we can use this formula. But how can we derive this relation? So let us see what will happen. First of all, we know from Faraday's law, induced EMF is rate of change of flux. And we know the basic definition of current is rate of change of current, I equals to d phi by dt. और करंट की एक डेफिनेशन हम जानते हैं वो होती है E by R.
इस करंट को हम लिख सकते हैं E बाय आर, ये हो जाएगा dq बाय dt। और इंड्यूस DMF हम जानते हैं वो कितना होता है d फाई बाई dt, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं d फाई बाई dt, और यहाँ पर हो जाता है r, और ये हो जाता है dq बाय dt। ये dt और dt कैंसिल, तो यहाँ पर हमको मिलता है d फाई बाई आर इक्वल्स टू dq, बट वी गेट हियर ओनली ए स्मॉल वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। बहुत छोटे से फ्लक्स चेंज की वजह से हमको पूरा चार्ज फाइंड करना है, तो इंटीग्रेट कर देंगे इसको d फाई, ये r बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा dq, तो ये हो जाएगा 1 बाय आर डी फाई का। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक? फाई इनिशियल से फाई फाइनल, भाई कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ होगा ना, तो इनिशियल टू फाइनल, तो यहाँ पर आ जाएगा ये फाई इनिशियल फाई फाइनल इक्वल्स टू q, तो 1 बाय आर यहाँ आ जाएगा फाई फाइनल फाई इनिशियल इक्वल्स टू q, यहाँ आ जाएगा आपके पास में 1 बाय आर, ये हो जाएगा आपके पास में चेंज इन फ्लक्स इक्वल्स टू q, ये आ जाएगा। तो दिस इज़ द फॉर्मूला विच वी कैन यूज़ द रिलेशन बिटवीन q एंड डेल फाई। ओके, तो नोट कर लें इसको, फिर हम देखते हैं इसमें आगे और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और कुछ अच्छे क्वेश्चन देखते हैं, नोट करिए। ओके, नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी कैन easily see in previous year NEET and JEE questions also. So how can we find out induced GMF or magnetic flux? So we have given some information, like if we have a infinitely long wire in which current is increasing, लगातार करंट इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, इसका मतलब है करंट इंक्रीज हो रहा है। एंड कुछ दूरी पर यहाँ पर वी प्लेस्ड अ रेक्टेंगुलर लूप, ओके, whose length is L and breadth is V, and the resistance of this conducting loop is R. We have to give answer of 3 questions. First is find magnetic flux passing through this loop. इस लूप में कितना फ्लक्स चेंज होगा वो बताना है। सेकेंड, इफ़ करेंट इज़ I नॉट e रेशो माइनस टी बाई टाउ, तो इंड्यूस GMF कितना होगा। एंड थर्ड इज इफ करेंट इज़ I नॉट साइन ओमेगा टी, तो इंड्यूस GMF कितना होगा। तो वेरी सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फ्लक्स। वी नो द फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स फॉर्मूला इज BA cos of theta, but here this formula we can use if B is constant, A is constant and theta is constant, then we can use this formula. Area is constant, there is no problem with area because we are not changing the length and breadth. This theta is also changed, the theta is also not changing, theta is also fixed, but यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग, मैग्नेटिक फील्ड लगातार चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो लूप है ना, हमको यहाँ से यहाँ तक में कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है वो बताना है। अब हमको पता है कि इन्फाइनाइटली वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनाइट वायर, उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई या म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई टाइम्स ऑफ आर। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ इन्फाइनाइटली वायर। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स हम n ले लेंगे तो यहाँ पर n आ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है b। जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे वैसे वैसे यहाँ पर b क्या होगा, ये बढ़ेगा तो b कम हो जाएगा। यहाँ पर मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे केस में करने के लिए हमको इंटीग्रेशन की हेल्प लेना पड़ती है। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ से किसी डिस्टेंस पर जाकर, यहाँ से कोई डिस्टेंस पर जाकर हम एक छोटा सा एलिमेंट को कट करेंगे। ये हमने एक एलिमेंट को कट करा एंड विच इज़ इक्वल्स टू dx, ये हमने dx एलिमेंट कट करा। इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि हम इस छोटे से एलिमेंट का पहले हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे, फिर हमको जहाँ से जहाँ तक चाहिए वहाँ से वहाँ तक हम इंटीग्रेट कर देंगे। यही मेथड होती है और ये बहुत काम की मेथड होती है। तो देखते हैं हम किस तरीके से कर सकते हैं। ये तो फॉर्मूला है आपके पास। तो पहले हमने क्या करा कि यहाँ से यहाँ तक हम लेकर आए। ओके, तो अब क्योंकि यहाँ पर हम छोटा सा एरिया ले रहे हैं, तो छोटे से एरिया में आएगा छोटा सा फ्लक्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको d फाई
और इसको हम लिखेंगे छोटे से फ्लक्स की वजह से छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड, या छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से छोटा सा फ्लक्स। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसको डी फाई इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। आर यहाँ पर हमने क्या लिया है, एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स। अब एरिया लेना है, एरिया कौन सा ले रहे हैं हम, ये वाला एरिया ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये है इसकी विड्थ और ये है इसकी लेंथ, तो यहाँ हो जाएगी इसकी लेंथ इंटू विड्थ कितनी हो जाएगी, डी एक्स। और एरिया कितना है, तो एरिया एंगल तो जो है वो 0 है, cos 0। लेकिन ये तो हमको छोटा सा फ्लक्स है, हमको तो पूरा फ्लक्स चाहिए, तो क्या करेंगे, तो इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसको आप इंटीग्रेट कर दें यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाएगा आपके पास में फ्लक्स फाई। यहाँ पर जो टर्म कांस्टेंट है, अच्छा इसको कहाँ से कहाँ तक आपको इंटीग्रेट करना है, तो हमको चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का फ्लक्स। ये फ्लक्स कितना है, ये है डिस्टेंस ए, और ये डिस्टेंस क्या है, ए से ए प्लस बी, ये है ए से ए प्लस। तो यहाँ से आपने कॉमन ले लिया म्यू नॉट आई, यहाँ पर आ गया आपके पास में 2 पाई, यहाँ से लेंथ बाहर ले लिया, cos 0 की वैल्यू हो गई 1, यहाँ पर बचता है a से a प्लस एल, और बचता है आपके पास में dx बाई एक्स। बस हो गया। dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन हमको पता है क्या होता है, log ऑफ x। तो यहाँ आ जाएगा फाई इक्वल्स टू म्यू नॉट आई एल बाय 2 पाई, ये आ जाएगा आपके पास में log ऑफ x and whose limits if we substitute a by l। तो हमको क्या मिलता है, फाई इक्वल्स टू म्यू नॉट आई एल बाय 2 पाई लॉग ऑफ a प्लस एल, ऐसे करते ना सब्स्टिट्यूट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लॉग a प्लस एक्स माइनस लॉग ऑफ a, ये तो प्रॉपर्टी होती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एंड अगेन वी कैन यूज़ property of log m minus log n, which is equals to log m upon n. We know the relation is log m minus log n, which is equals to log of m by n. Now if we substitute here, then we get phi equals to mu naught I L by 2 pi log of a plus L by a. This is the flux which we need. Okay, now this is the flux. Now we have to find out, first question we completed, find magnetic flux passing through this lobe, but now we have to find out next induced EMF. तो induced EMF के लिए हमको इसको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और उस समय करंट हमको ये लेना है, इसमें बोला गया है। तो पहले आप इसको नोट करें, फिर हम इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहीं से हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो ये वैल्यू हमको याद रखना है फ्लक्स की। Now the second part of this question is find induced EMF. So for induced EMF we have formula of d phi by dt. So we can write here d by dt of phi. In place of phi we can write mu naught I. In place of I we have given that the value of I is I naught e raised to power minus t by tau into L upon 2 pi, and here we can write log of a plus L by L. Now for induced EMF we have to differentiate with respect to t. So what is the terms which is constant we can take out from bracket, because we only can differentiate variable term, और वो भी टाइम के रेस्पेक्ट। सो वी कैन कीप आउट, वी कैन टेक कॉमन आई नॉट, ई नॉट, म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, आई नॉट कॉन्स्टेंट है, लेंथ कॉन्स्टेंट है, 2 पाई फिक्स्ड है, लॉग ऑफ ए प्लस एल बाय एल। द रिमेनिंग पार्ट विल बी डी बाई डी टी ऑफ ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई टाउ।
इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, बड़ा आसान है डिफ्रेंशिएट। ये तो सेम रहेगा म्यू नॉट आई नॉट एल बाय 2 पाई लॉग ऑफ ए प्लस एल बाय एल। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस टी बाय टाउ, इसको एक बार फिर करेंगे तो माइनस 1 बाय टाउ। दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, तो ये आपने निकाल लिया इस क्वेश्चन के हिसाब से। नाउ द थर्ड पार्ट इज इफ करंट वैल्यू इज चेंज। अगर करंट हमको इस टर्म में दिया हो, साइन की टर्म में दिया हो, देन फाइंड ईएमएफ। तो सिमिलरली द सेम प्रोसेस अगेन वी कैन डू। तो यहाँ तक तो सब ठीक रहेगा, यहाँ तक तो ठीक रहेगा। यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए आप, अब इस बार हमको फ्लक्स क्या दे रखा है ये, तो म्यू नॉट। अब यहाँ पर हमें करंट जो दिया हुआ है इस बार दिया हुआ है आई नॉट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे करंट को यहाँ पर हम लिखेंगे आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू एल डिवाइड बाय 2 पाई लॉग ऑफ ए प्लस एल बाय ए। ओके, तो डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स, ये पूरा फ्लक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें जिसको डिफ्रेंशिएट करना है उसको अंदर रखना है, बाकी टर्म को हम बाहर ले सकते हैं। तो ई इंड्यूस्ड इक्वल्स टू वी कैन राइट म्यू नॉट आई नॉट एल बाय 2 पाई, ये सब कांस्टेंट है, लॉग कांस्टेंट है, लॉग ऑफ ए प्लस एल बाय ए। अंदर बचेगा डी बाई डी टी ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी। एंड वी ऑल्सो नो द डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई नो म्यू नॉट आई नॉट एल बाय 2 पाई log of a plus l by a, differentiation of sine is cos of omega t, and after differentiation omega का हो जाएगा यहाँ पर omega। तो this is our induced EMF। तो इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एंड वी कैन एक्सपेक्ट, ये एक जनरल ऑर्डर है, इसमें हम हर 2-3 साल में इस तरह का क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। तो ठीक है, इसको आप नोट करें। इसके बाद में एक और इस टाइप का हम क्वेश्चन देखते हैं। Okay, so let us take another example. This is also a very important example. In this question, we have an infinitely long wire in which current I is increasing. लगातार current increase हो रहा है. And here we have a conducting loop. This is a conducting loop whose resistance is R. And the distance from this conducting loop and wire is A, and the width of this loop is B. And height is h, length is h. Question is if we rotate this loop, अगर हम इसको फ्लिप कर दें, यहाँ पर ये जो लूप है इसको ऐसे का मतलब फ्लिप कर दें, तो जब ये फ्लिप होगा तब क्या होगा, जो भी इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड गुजर रही होगी ना वो चेंज होगी। तो उसकी वजह से वो कह रहे हैं कि बताओ चार्ज कितना इसके अंदर फ्लो होगा। और चार्ज का रिलेशन अभी हमने पढ़ के आए हैं। चार्ज का रिलेशन जो होता है, चार्ज फ्लो का रिलेशन होता है चेंज इन फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस आर। ओके, तो ये हमको फाइंड करना है, फाई इनिशियल माइनस फाई फाइनल बाय आर। ये हमको फाइंड करना है चार्ज कितना फ्लो हो रहा है। फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल या फाई इनिशियल माइनस फाई फाइनल, ये हमको फाइंड करना है। तो पहले हम इनिशियल का फ्लक्स फाइंड कर लेते हैं, फिर हम फाइंड कर लेंगे फाइनल का फ्लक्स। इनिशियल का फ्लक्स मतलब स्टार्टिंग में तो ये ऐसे ही, तो स्टार्टिंग में हम फर्स्ट केस ले लेते हैं केस 1। केस 1 जब हमको फाई 1 फाइंड करना है। फाई 1 का केस तो सेम वैसे ही है जैसा कि हमने अभी इससे पहले करा था, सेम वैसे ही क्वेश्चन। और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अगर गुजर रही है तो यहाँ पर इसकी वजह से कुछ फ्लक्स आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगी। मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी, तो अगर करंट इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हाथ ले आएंगे अंदर की तरफ, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इनसाइड। एंड इफ इस करंट इज चेंजिंग देन मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो चेंजिंग। And if magnetic field is changing and if we use formula B A cos of theta, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते क्योंकि लगातार B तो यहाँ पर चेंज हो रहा है, मतलब पोजीशन के हिसाब से। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ से x डिस्टेंस पर जाकर हम एक एलिमेंट कट करेंगे, एक एलिमेंट कट करेंगे जो छोटा सा रहेगा dx एलिमेंट कट करेंगे। तो पहले हम इस छोटे से एलिमेंट की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो लिखेंगे,
और उसको फिर इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो वी कैन राइट हियर डी फाई वन इक्वल्स टू डी बी ए कॉस ऑफ थीटा। So we can write here d phi 1 equals to dB. The magnetic field due to infinitely long wire, वो हमको फॉर्मूला पता है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, वेर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन, जहाँ से हम वो लूप का ये डिस्टेंस लेते हैं dx, तो यहाँ पर आ जाएगा x। फिर एरिया इस छोटे से पार्ट का, तो यहाँ पर आ जाएगा dx इंटू एच, यहाँ आ जाएगा h इंटू डी, और थीटा तो 0 डिग्री रहेगा क्योंकि लूप ऐसा रखा हुआ है, ये लूप है, इसका एरिया वेक्टर भी इधर, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, तो यहाँ आ जाएगा कॉस ऑफ 0। लेकिन हमको तो चाहिए पूरे पार्ट का, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, तो ये पार्ट आ जाएगा आपको कहाँ से कहाँ तक चाहिए, a से लेकर a प्लस एल। भाई यहाँ से चाहिए ना, यहाँ से यहाँ तक, तो a से लेकर यहाँ तक a प्लस एल। तो यहाँ से हमको मिलेगा फाई 1, ठीक है, 0 से ये फाई 1, तो ये हो जाएगा आपके पास में फ्लक्स, ये हो जाएगा 0 से फाई 1। यहाँ से कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाहर, 2 पाई बाहर। अब यहाँ पर इसके लिए करंट कांस्टेंट है, मतलब इतने पार्ट के लिए करंट कांस्टेंट है, करंट लगातार चेंज हो रहा है इसमें, लेकिन हमने ये इतना छोटा पार्ट इसीलिए लिया है ताकि हम इस करंट को कांस्टेंट कर पाएँ। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, ये हो जाएगा h cos फाई की वैल्यू 1। यहाँ पर बचता है आपके पास में a से a प्लस एल, और वो आता है dx बाई एक्स, विच इज़ इक्वल्स टू फाई 1 माइनस 0। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको म्यू नॉट आई एच बाय 2 पाई, ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स, यहाँ आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स, लिमिट आ जाएगी a से a प्लस एल। ओके, तो यहाँ पर फाई 1 कितना आएगा, म्यू नॉट आई एच बाय 2 पाई, यहाँ आ जाएगा log ऑफ a प्लस एल माइनस log ऑफ a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड वी नो द अगेन प्रॉपर्टी ऑफ log m माइनस log n इक्वल्स टू log m बाय n। तो वी कैन से म्यू नॉट आई एच बाय 2 पाई log ऑफ a प्लस एल बाय a। ओके, l ही लिया ना हमने, l तो हमने कहीं लिया नहीं है, हमने इसको b लिया ना, इसको b मान लेते हैं, b मान लेते हैं log b, तो ये हो जाएगा b, यहाँ पर हो जाएगा ये b, ये हो जाएगा b। ओके, तो l की प्लेस पर हम b लिख लेते हैं। ये तो आया फाई 1। अब हमको निकालना है फाई 2। अब फाई 2 कब आएगा, जब इसको हम फ्लिप कर देंगे। ओके, तो सेम वैसे ही है, देखिए अभी हम करते हैं। तो ये तो फाई 1 निकाला, स्टार्टिंग में हमको निकालना है कि जब हम इसको 180 डिग्री फ्लिप कर देंगे तब क्या होगा। तो इसमें आप देखें, इसमें जो केस 2 बनता है आपका, केस 2 ये ऐसा बनता है कि यहाँ पर आपके पास करंट है जो कि लगातार चेंज हो रहा है, यहाँ पर ये कंडक्टिंग लूप है, और ये डिस्टेंस है a, ये डिस्टेंस है l, यहाँ से आपने इसको फ्लिप कर दिया तो ये इधर आ गया ऐसा, तो ये लेंथ वापस से l ही रहेगी इसकी, ये विड्थ तो इसकी h रहेगी। अब हमको बताना है कि इसमें कितना फ्लक्स आएगा, ठीक है ना। अब ये तो फर्स्ट था, इसको हमने फाइंड कर लिया, अब हमको निकालना है फाई 2, ये वाला पार्ट फाइंड करना है, इसमें कितना फ्लक्स आएगा। अब इसमें भी करना तो वही सब कुछ है, करना तो वही है। अब यहाँ से यहाँ पर आकर x डिस्टेंस पर आकर आप फिर एक कट लगाएं, या इसको आप यहाँ से भी ले सकते हैं, आपको यहाँ से यहाँ तक निकालना है ना, तो सब कुछ वही कहानी आप यूज़ करेंगे। और अब आप सिर्फ लिमिट को यहाँ से यहाँ तक लगा दो, सिर्फ यहाँ पर ध्यान देना है कि एंगल हमें क्या लेना है। ओके, तो यहाँ पर हमने ये ले लिया dx एलिमेंट, यहाँ पर भी इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर भी अंदर, जैसे यहाँ पर करंट ऐसे, यहाँ पर देखना तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ बनेगी और लगातार चेंज होगी क्योंकि डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर हमको फाइंड करना है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे फाई का। अब क्योंकि यहाँ पर हमने छोटा सा पार्ट लिया है तो छोटा सा फ्लक्स आएगा, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो फॉर्मूला आ जाएगा इसका dB a cos ऑफ फाई। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हो जाएगा d फाई। अब यहाँ पर म्यू नॉट, ये कितना आ जाएगा म्यू नॉट, फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई, लेंथ ले लिया हमने x, 2 पाई x, इसका एरिया कितना आ जाएगा dx, और यहाँ पर हाइट कितनी है h, कॉस जो है यहाँ पर कितना आएगा 180 डिग्री होगा इस बार।
180 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि पिछली बार अगर हमारे पास एरिया ऐसा था ना तो 0 डिग्री लिया था, अब हमने एरिया 180 डिग्री करके ऐसा कर दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर ही है लेकिन एरिया वेक्टर इस बार बाहर, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। बाकी पूरी कहानी सेम वैसे ही है। ये φ1 हमको याद रखना है, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ। φ1 की वैल्यू है म्यू नॉट आई एच बाय 2 पाई लॉग ऑफ a प्लस बी बाय ए। और ये तो हमको फाइनली फाइंड करना था लास्ट में, तो यहाँ पर अब हम φ2 फाइंड करेंगे। तो डी फाई यहाँ पर आ जाएगा फाई, 0 से कहाँ तक? φ2 तक। इसको आप लिख सकते हैं 0 से φ2। ओके, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? φ2 ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई एच, यहाँ आ जाएगा आपके पास में कॉस की जगह पे हो जाएगा cos 180 मतलब -1 लिख दिया। और यहाँ पर बचता है आपके पास में dx बाय एक्स। इस बार लिमिट कितनी लगाना है? तो लिमिट कहाँ से? यहाँ से a से लेकर यहाँ तक लेना है, यहाँ से लेना है हमको लिमिट, यहाँ से यहाँ तक लेना है। तो ये पार्ट कितना है? a प्लस एल, और ये कितना हो जाएगा? a प्लस 2l, ठीक है ना। ये हो जाएगा a प्लस एल, भाई यहाँ तक तो पहले निकाल लिया था, तो a से लेकर ये a प्लस एल, और यहाँ से अगला आ जाएगा a प्लस 2l, a प्लस एल और a प्लस 2l। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास में φ2 इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस म्यू नॉट आई एच बाई 2 पाई, यहाँ हो जाएगा log ऑफ x, यहाँ लिमिट आ जाएगी a प्लस एल, यहाँ आ जाएगा a प्लस 2l। यहाँ पर लगा देंगे हम φ2, ये हो जाएगा माइनस म्यू नॉट आई एच बाई 2 पाई, और यहाँ आ जाएगा log ऑफ a प्लस 2l माइनस log ऑफ a प्लस एल। तो ये हो जाएगा आपके पास में φ2, ये हो जाएगा आपके पास में म्यू नॉट आई एच अपॉन 2 पाई, ये हो जाएगा log ऑफ a प्लस 2l अपॉन a प्लस एल। यह है आपके पास में φ2। तो φ1 भी फाइंड कर लिया, φ2 फाइंड कर लिया, दिस इज़ φ1, दिस इज़ φ2। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट चार्ज फ्लोन, तो वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट हियर, देन वी गेट चार्ज। तो समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने करा है। पहले हमने φ1 निकाला इस पार्ट का, फिर हमने तो फ्लिप करा तो यहाँ का φ2 निकाला। अब हम दोनों को माइनस कर देंगे तो हमको चार्ज मिल जाएगा। तो फाइनली वी हैव टू फाइंड आउट चार्ज फ्लोन विच इज़ इक्वल्स टू del phi बाई आर एंड φ2 माइनस φ1 बाई आर। ये लिख सकते हैं, या फिर मॉड लगाकर φ1 माइनस φ2 दोनों लिख सकते हैं, मॉड लगा हुआ है वहाँ पर। ओके, तो φ1 माइनस φ2 ही कर देते हैं, मॉड लगा देते हैं। तो φ1 कितना है आपके पास में? वो वहाँ आ जाएगा म्यू नॉट आई एच बाय 2 पाई लॉग ऑफ a प्लस बी बाय ए, माइनस इसका और माइनस इसका, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा म्यू नॉट आई एच, यहाँ आ जाएगा h अपॉन में 2 पाई, और यहाँ आ जाएगा log ऑफ a प्लस 2l अपॉन में a प्लस एल। दिस इज़ अवर आंसर। और r निकालना है तो ये हो जाएगा आपके पास में r दे रखा है इसका रेजिस्टेंस। अब अगर हमें वैल्यूज़ गिवन दी जाएगी तो मैं अवर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसका चार्ज निकाल सकता हूँ। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अवर सेकंड लेक्चर। हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस करे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 3 में हम देखेंगे कि एक इंडक्टर के अंदर अगर हम किसी कॉइल को रख देते हैं, सर्कुलर कॉइल, तो कितना फ्लक्स आएगा, मोशनल ईएमएफ क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।